मॉर्निंग फ्रेंड, आज का विषय है इतिहास। टॉपिक है मौर्य काल में शहरी अर्थव्यवस्था का विकास। मौर्य काल से पहले शहरीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी थी। शहर में शिल्पी, व्यापारी, अधिकारी रहते थे। इस काल में शहरी केंद्रों की संख्या में निश्चित रूप से वृद्धि हुई। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में दुर्ग निवेश या दुर्विधान का उल्लेख है। इससे स्पष्ट होता है कि शहरों को दीवार से घेरा गया था। अर्थशास्त्र में शहरों को जनपदों के समान राजस्व के स्रोत के रूप में देखा गया है। शहरों से प्राप्त कर से राज्य को अच्छी आमदनी होती थी। अतः मौर्यों ने शहरों के उत्थान और प्रशासन पर विशेष ध्यान दिया। अर्थशास्त्र में केवल दुर्ग या राजधानी में रहने वाली श्रेणियों पर कर लगाए जाने का उल्लेख है। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि ग्रामीण इलाकों में रहने वाली श्रेणियों को कर मुक्त रखा गया था। इसका कारण यह हो सकता है कि शहर में रहने वाले लोगों को नियंत्रित करना और व्यवस्थित करना ज्यादा आसान होता है। मैक्सिनीज ने मौर्यों की राजधानी का विस्तृत वर्णन किया है। इससे स्पष्ट होता है कि शहर का प्रशासन कैसा था और शहर अर्थव्यवस्था के कौन से हिस्से राज्य के हित में नियंत्रित किए जाते थे। मैक्सिनीज बताते हैं कि पाटलिपुत्र का प्रशासन 30 अधिकारियों के जिम्मे था। ये अधिकारी 6 समितियों में बटे होते थे और प्रत्येक समिति में 5-5 सदस्य होते थे। इन 6 समितियों में से 4 समितियां आर्थिक कार्यकलापों से जुड़ी हुई थी। ये समितियां औद्योगिक उत्पादन, व्यापार और वाणिज्य तथा तैयार माल की सार्वजनिक बिक्री का निरीक्षण करती थी और बेचे जाने वाले माल या सामान पर कर वसूल करती थी। अन्य 2 समितियां विदेशियों के कल्याण और पंजीकरण के 2 अन्य समितियां विदेशियों के कल्याण और जन्म के पंजीकरण से संबंधित थी। इस प्रकार आर्थिक गतिविधियों के समुचित विकास की दृष्टि से नगरों में कानून और व्यवस्था संबंधी प्रशासन भी महत्वपूर्ण हो गया। नगर प्रशासन का यह विवरण मौर्य साम्राज्य के केंद्र में बसे सभी प्रमुख बड़े शहरों पर लागू होता है, लेकिन पर्याप्त सूचनाओं के अभाव में यह बताना कठिन है कि छोटे शहरों, तटीय शहरों, तीर्थ स्थलों के प्रशासन का सही स्वरूप क्या था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मौर्यों की अर्थव्यवस्था ने शहरों के उदय और समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शहरी अर्थव्यवस्था में मुद्रा का चलन बढ़ा और लेन देन मुद्रा में होने लगा। मुद्रा का चलन मौर्यों के जमाने से पहले से चला आ रहा था, परंतु वाणिज्यिक विकास के कारण मौर्य काल में यह आम उपयोग की चीज हो गई। और शास्त्र से मुद्रा के बढ़ते महत्व का पता चलता है। अधिकारियों को भी शायद वेतन नगद दिया जाता था। अर्थशास्त्र में यह उल्लेख मिलता है कि 48,000 पाउंड और 60,000 पाउंड के बीच वार्षिक वेतन देने का प्रावधान था। इस प्रकार नकदी अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए सिक्कों की ढलाई
की जाती थी और चांदी तथा तांबा जैसे धातुओं का महत्व बढ़ गया होगा। मौर्यकालीन पंचमार्क चांदी के सिक्के इस बात के प्रमाण हैं कि मौर्यों ने मुद्रा अर्थव्यवस्था को सुव्यवस्थित रूप से लागू किया। ये पंचमार्क सिक्के मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश और बिहार में पाए गए हैं, जो मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय स्थान था। मौर्यों के अधीन शहरी अर्थव्यवस्था पर राज्य का पूर्ण नियंत्रण था। अर्थशास्त्र में खनिज अधीक्षक का उल्लेख है, जिसे आकाराध्यक्ष भी कहते थे, जो नई खानों की खोज करता था और पुरानी खानों को फिर से खोलने का प्रयत्न करता था। नमक खनन क्षेत्र में भी राज्य का एकाधिकार था। विभिन्न प्रकार की धातुओं का उपयोग केवल सिक्का ढालने के लिए ही नहीं होता था, बल्कि उससे अस्त्र भी बनाए जाते थे। इसी संदर्भ में अर्थशास्त्र में लौ अधीक्षक का उल्लेख हुआ है। सैनिकों के लिए अस्त्र उपलब्ध कराने के अलावा राज्य कृषि के लिए औजार भी प्रदान करता था। खनन और खनिज पदार्थों के व्यापार का अधिकार से मौर्य साम्राज्य काफी महत्वपूर्ण कच्चे माल को अपने कब्जे में रख सका। इसके समुचित उपयोग से कृषि और कृषि क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ा। धन्यवाद।